गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ लकी। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी के ज्योग्राफी चैप्टर फर्स्ट, संसाधन एवं विकास। आइए जानते हैं संसाधन क्या होता है। हमारे पर्यावरण में प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति करते हैं उन्हें संसाधन कहते हैं। जैसे जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है और आर्थिक रूप से संभव और सांस्कृतिक रूप से मान्य है। जैसे इस एक उदाहरण के तौर पे लेते हैं हम ये स्ट्रक्चर, ये हमारा है भौतिक पर्यावरण। इसे हम प्रकृति भी बोलते हैं। ये हमारा प्रौद्योगिकी, और ये है हमारी संसाधन। इन तीनों से हम जुड़े हुए हैं, यानी मानव। अब मानव क्या करता है? मानव प्रौद्योगिकी के साथ मिलकर प्रकृति का उपयोग, जैसे अगर हम एक उदाहरण के तौर पर लेते हैं तो खनिज तेल, अगर हमारे खनिज भंडार से निकलता है खनिज तेल, उसे हम रिसाइकल करते हैं प्रौद्योगिकी के द्वारा, जिससे हमें बहुत सारे खनिज तत्व मिलते हैं जिसे हम अपनी साधन के रूप में यूज करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे एक और चीज़ ले सकते हैं, जैसे हमें लौह खनिज, जैसे लोहा से हमने बहुत चीज़ बनाई है, हथौड़ा बनाया है, जैसे मोटरसाइकिल भी बनाई है। तरह तरह की तकनीकी प्रौद्योगिकी हमने यूज करके उसे अपने साधन के अनुसार सुविधाजनक बनाया है। अब संसाधनों का वर्गीकरण हम करते हैं, ये चार प्रकार के होते हैं। नंबर एक, उत्पादन के आधार पर जो जैव और अजैव होते हैं। संसाधनों का वर्गीकरण चार प्रकार में होता है। उत्पत्ति के आधार पर, साम्यता के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर और विकास के आधार पर। अब उत्पत्ति के आधार पर दो है, जैविक और अजैव। और साम्यता के आधार पर भी दो प्रकार के हैं, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। स्वामित्व के आधार पर है व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय। विकास के आधार पर है संभावी, विकसित, भंडार एंड संचित कोश। आइए समझते हैं सबसे पहले जैव क्या होता है। जीवमंडल में उत्पन्न जो जीव होते हैं उन्हें जीवमंडल कहते हैं। जैसे हम मनुष्य, मत्स्य पालन, पशु, ये सब जैव में आते हैं जो जीवन है। अजैव में वे घटक आते हैं, ओके। वे सारे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं वे अजैव में आते हैं। उदाहरण के तौर पर चट्टानें जो निर्जीव में आते हैं। अब आते हैं नवीकरणीय संसाधन, जिन्हें भौतिक विधि या रासायनिक विधि से दोबारा प्राप्त किया जा सकता है, उसे नवीकरणीय कहते हैं। जैसे जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा आदि। अनवीकरणीय ऊर्जा, वे संसाधन जिन्हें हम एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा उपयोग नहीं कर सकते हैं, उसे अनवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं। जैसे ईंधन, अगर हम एक बार यूज कर लेते ईंधन, पेट्रोल अगर एक बार हम यूज कर ले तो उन्हें हम दोबारा रिसाइकल करके यूज नहीं कर सकते हैं। अब हम आते हैं स्वामित्व के आधार पर नंबर फर्स्ट है व्यक्तिगत। जिन व्यक्ति के पास अपनी निजी संपत्ति होती है उन्हें व्यक्तित्व कहते हैं। जैसे किसानों के पास अपनी खेत होती है तो उन्हें भी अपना संपत्ति कहते हैं, लेकिन कुछ किसानों के पास सरकार द्वारा आवंटित भूमि होती है। जिन किसानों के पास अपनी भूमि होती है उन्हें कोई कर नहीं देना पड़ता किसी को भी, लेकिन जिन किसानों के पास सरकार द्वारा आवंटित भूमि होती है उन्हें कर देना पड़ता है सरकार को। जैसे तालाब, नल, खेत। अब हम आते हैं समुदाय पर। ऐसे संसाधन जिन पर सभी समाज के व्यक्तियों का अधिकार होता है, जैसे सड़क, तालाब, स्कूल आदि।
राष्ट्रीय संसाधन तकनीकी तौर पर पाए जाने वाले संसाधन राष्ट्रीय हैं। सरकार को यह हक है कि निजी संपत्ति को आम जनता के हित के लिए उसे राष्ट्रीय संपत्ति घोषित कर सके। जैसे किसी किसान का खेत है, अगर सरकार को वहां से रोड निकालना है, सड़क निकालनी है और उस किसान का उस किसान की खेत उस रोड के बीच में आता है, तो उस समय सरकार क्या करेगी कि उसका मुआवजा देकर उस किसान से उस जमीन को ले लेगी और उस पर रोड बनाकर और वो आम जनता के लिए कर देगी। जैसे खनिज, हमारे देश में पाए जाने वाले खनिज, लवण और धातु, ये सब गोल्ड, ये सब राष्ट्रीय संपत्ति में आते हैं। किसी देश के सीमा के 22 किसी देश का सीमा है, उसके 22 किलोमीटर के समुद्र अंतर्गत राष्ट्रीय सीमा के अंतर्गत ही आते हैं। इन्हीं राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। अंतरराष्ट्रीय जो सीमा होती है, सीमा से 22 किलोमीटर तक की जो समुद्री तल होता है वो राष्ट्रीय सीमा में आती है। लेकिन 22 किलोमीटर के बाद जो समुद्री जल होते हैं, जो संसाधन होते हैं, वो एक देश के नहीं सभी देशों के अंतर्गत आते हैं। अगर उनका खनिज हमें अगर उपयोग करना हो तो हमें किसी एक देश की नहीं, हमें सीमा से लेकर सभी देशों की अनुमति लेनी होती है, तभी हम उनका उपयोग करते हैं। अब हम आते हैं विकास के आधार पर। विकास के आधार पर सबसे फर्स्ट आता है संभावित। संभावित वह संसाधन है जो हमारे देश में भरमार तो है, पर तकनीकी ज्ञान न होने की वजह से हम उसे यूज नहीं कर पाते हैं। जैसे भारत के पश्चिमी भाग में राजस्थान और गुजरात है, वहाँ पे पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा की भरमार तो है, पर हम तकनीकी ज्ञान ज़्यादा ना होने की वजह से हम उसे यूज नहीं कर पा रहे हैं। विकसित संसाधन वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है और मात्रा और गुणवत्ता भी निर्धारित की जा चुकी है। उदाहरण के तौर पर हम ले सकते हैं पेट्रोल के बारे में हम सबको जान चुके हैं, उनकी गुणवत्ता और मात्रा भी, लेकिन उसकी मात्रा भी निर्धारित की जा चुकी है। वैसे हम जानते हैं और उसे यूज करते हैं जितना, जो जैसे पेट्रोल में, जैसे मोटरसाइकिल में, कार में हम यूज डेली बाई डेली कर रहे हैं, हमें पता भी है कि वो मात्रा में है, बट फिर भी हम उसे यूज कर रहे हैं। अब हम आते हैं भंडार पर। भंडार वे संसाधन जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है, परंतु तकनीकी अभाव के कारण उसे उपयोग में नहीं ला पा रहे हैं। जैसे अब एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं हाइड्रोजन हमारे पास बहुत ही भरपूर मात्रा में है, अब कहे तो अधिक मात्रा में है, परंतु हम तकनीकी ज्ञान की वजह से हम उसे यूज नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम इस पे रिसर्च कर पाते हैं, तकनीकी ज्ञान हमारा अगर आगे बढ़ पाता है, तो यह एक भविष्य का बहुत ही अच्छा ईंधन के रूप में हम इसे यूज कर पाएंगे। अब हम आते हैं संचित कोष हमारे भंडार का ही हिस्सा है। अभी हम इसका उपयोग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी इसकी उपयोग जो है वो सीमित मात्रा में ही है। एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं नदियों का जल। नदियों के जल के धार से हम विद्युत प्रवाहित तो कर रहे हैं, विद्युत उत्पन्न तो कर रहे हैं, बट एक सीमित मात्रा में। भविष्य में हम इसके भरपूर मात्रा प्रयोग करेंगे, बट अभी नहीं, तकनीकी ज्ञान की वजह से अभी कम ही इसे यूज कर पा रहे हैं। जैसे नदियों का जल के हम डैम बनाते हैं, डैम की वजह से नदियों का जल जो बढ़ जाता है, जंगल होते हैं, जंगल में पेड़ पौधे सब पानी के अंदर, सतह के अंदर डूब जाते हैं, उनका भी उपयोग हम भविष्य में करेंगे। तकनीकी ज्ञान जैसे ही हमारा स्तर ऊंचा बढ़ता जाता है, हम सर्च करते जाते हैं, हम हर चीज़ का उपयोग करेंगे। आज हमने पढ़ा संसाधन के वर्गीकरण और उनके प्रकार, जैसे हम अभी तक अब समझ पाए। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे संसाधन नियोजन के बारे में, उनके विस्तार के बारे में।